किसी ने क्या खूब कहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th 2025 के फिजिक्स का जो पेपर है विद्यार्थियों यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों के लिए जो क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है उसमें विद्यार्थियों जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों जो हमारा टारगेट है तैयारी करने का, वो तैयारी विद्यार्थियों 70 में से 70 नंबर लाने का हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि आप लोगों को हम 70 में से 70 अंक की तैयारी करवाएं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम आज की वीडियो पे बस वही 2 नंबर वाले जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनको हम आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है भाई, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिए क्योंकि इसी वीडियो के बीच में मैंने बताया है कि आप लोगों को पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है, मैंने इस वीडियो के बीच में ही बताया है कि आप लोगों को पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगी, कैसे आप लोग इस वीडियो की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्नों की पीडीएफ कैसे पा सकते हैं यदि आप लोगों ने यदि आप लोगों ने तैयारी वगैरह नहीं की हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बच्चों आप लोग कैसे इसकी पीडीएफ पा सकते हैं और आप मतलब जितना आप लिखने में टाइम गंवाएंगे उतना आप इस पीडीएफ को पढ़ के 2 नंबर वाले प्रश्नों को तैयार करके विद्यार्थियों जो हमारा उद्देश्य है 70 में से 70 नंबर लाने का उसको आप लोग पूरा करवाएंगे। ऐसे तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से। ठीक है, तो भाई देखो मैं आपको दिखाता हूं कौन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारा पहला प्रश्न है। और हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग इसको पढ़िए। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। यानी विद्यार्थियों प्रश्न ये कह रहा है कि भाई वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या है इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो भाई देखो वैद्युत फ्लक्स क्या है इसको परिभाषित करने कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या डालेंगे, यहाँ पे प्यारे प्यारे शब्दों में लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, वैद्युत यानी विद्युत या वैद्युत बात एक ही है। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी भाई विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ के लंबवत यानी लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, यानी इसे परिभाषित किससे करते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, फाई ई से परिभाषित करते हैं। ठीक है, यदि कोई भाई इसका अगर आप लोगों ने अगर भाई इतना लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, अगर आपने इसको सूत्र लिख दिया। ठीक है, यदि आप लोगों ने सूत्र लिख दिया तो एग्जामिनर बस यही सोचेगा कि इस बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की है, तभी तो भाई ये सूत्र लिख पा रहा है। तभी एग्जामिनर इतने में खुश हो गए, क्या मालूम आपकी पूरी कॉपी में नंबर देता चला जाए, है ना। यानी एग्जामिनर को क्या होता है भाई, अगर वो थोड़े से चीज़ आपको देखता है, वो थोड़ा सा सर्वे आपकी कॉपी का करता है कि विद्यार्थी ने कॉपी किस प्रकार से लिखी है, उसने क्या क्या व्यक्त किया है, क्या क्या उसकी व्याख्या की है, उसी हिसाब से एग्जामिनर क्या करता है नंबरों को देते जाता है, हर प्रश्न पे नंबरों को देते जाता है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे और मात्र एक ही प्रश्न पर वो खुश हो जाए और आपके बहुत अच्छी तरीके से आपकी कॉपी को चेक करे। ठीक है, तो भाई वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हुई वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं और जिसका सूत्र होता है विद्यार्थी होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों जो हमारा इसी प्रश्न में भी क्या पूछ रखा था, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, यानी धनात्मक फ्लक्स क्या है भाई और ऋणात्मक फ्लक्स क्या है, तो उसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे 2 नंबर नहीं मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक तथा पृष्ठ से में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृष्ठ जो फ्लक्स क्या करेंगे निकलेंगे उनको क्या कहते हैं, धनात्मक पृष्ठ कहते हैं। और विद्यार्थियों
जो धनात्मक तथा पृष्ठ में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। यानी जो फ्लक्स होंगे, जो निकलेंगे, उनको धनात्मक फ्लक्स कहते हैं, और जो क्या होंगे, प्रवेश करेंगे, उसको हम ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। कभी कभी बच्चों ये 3 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है लेकिन 3 नंबर में भी 1-2 बार आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो प्रश्न है संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। यानी संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। एक तो आप लोगों को संधारित्र की परिभाषा लिखनी है, इसके बाद संधारित्र की धारिता की भी परिभाषा आप लोगों को विद्यार्थियों लिखनी है। तो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे संधारित्र। क्या डाल लेना है आप लोगों को, यहाँ पे प्यारे प्यारे अक्षरों पे, प्यारे प्यारे शब्दों पे आपको डाल लेना है संधारित्र, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करती है, ठीक है। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्यार्थियों चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई संधारित्र। अब देखते हैं विद्यार्थियों संधारित्र की धारिता की परिभाषा, है ना स्टूडेंट्स। तो हमें संधारित्र की धारिता भी अच्छे प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे डालना है संधारित्र की धारिता। आपको हेडिंग क्या डालनी है, संधारित्र की धारिता। आप लोगों को प्यारे प्यारे शब्दों में हेडिंग डाल देनी है। इसके बाद आपको लिखना है संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। यानी कि संधारित्र को दिए गए आवेश, यानी संधारित्र में जितना भी आवेश होगा तथा उस पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी धारिता बराबर हो जाएगा आवेश बटा विभवांतर, ठीक है। धारिता को व्यक्त किससे करते हैं, तो भाई धारिता को व्यक्त हम सी से करते हैं, ठीक है। सी से हम क्या करते हैं, संधारित्र की धारिता को व्यक्त करते हैं। आवेश को भाई सबको पता है ये क्यों होता है, विभवांतर को वी से व्यक्त करते हैं। यानी धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, सी बराबर क्यू अपान वी। और विद्यार्थियों जो इसका मात्रक होता है वो होता है फैरेड। तो आपको इतना लिख देना है और आपको एग्जामिनर अच्छे तरीके से नंबर दे देगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो भाई अगले प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। भाई अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं पहले से ही, ठीक है। यानी अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है। यानी कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो भाई आप लोगों को लिख देना है, क्या लिख देना है, जितना भी प्रश्नोत्तर संख्या 3 का नंबर जितना भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की कॉपी यानी कि पेपर में होगा वही नंबर डाल के आपको लिखना है। क्या लिखना है, चालक का प्रतिरोध। क्या, चालक का प्रतिरोध आप लोगों को एक बार लिख देना है। इसके बाद क्या लिखना है, चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी R समानुपाते L के हो जाएगा, ठीक है, R समानुपाते L के हो जाएगा। इसके बाद अब दूसरा क्या लिखना है आपको, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक का विद्यार्थियों जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/A। भाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, प्रतिरोध R, ठीक है। यही आप लोगों को करना है, समझ में आ रहा होगा आई होप। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ चालक का जो प्रतिरोध होता है कह रहा किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो बस वही आप लोगों को लिखना है। तो हम 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, भाई एक और लिख देते हैं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। फिर देखो चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो आप लोगों को इसको भी लिख देना है और आपके 2 नंबर एकदम मजबूत हो गए, पक्के हो गए। विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं, इनको भाई आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं, ठीक है।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है भाई, प्रश्न पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसका उत्तर भी दे देते हैं। सब लोग कहेंगे अरे दादा इतना बड़ा प्रश्न भैया, इतना बड़ा प्रश्न 2 नंबर में पूछ लिया। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे इतना बड़ा प्रश्न पूछ ले, हमको तो भाई ऐसा ही करना है, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्न से आप लोगों को घबराना नहीं है, नहीं कि भाई प्रश्न देखकर ही आप लोगों को छोड़ देना है और बड़े बड़े प्रश्न पहले करते रहना है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, पहले उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए, इसके बाद आप लोग देखिए कि आप लोगों को वो प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई आ रहा है तो पहले उसको कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो भाई उसको बाद में करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आ रहा है पहले उसको प्रश्न को पढ़िए, उसका आकार देख के मत डरिए, ठीक है। उसका आकार देख के आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है विद्यार्थियों। आई होप आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी, जो कि पेपर में आप लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखो सेल के विद्युत यानी वैद्युत या विद्युत बात एक ही है। सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, किसी वोल्ट मीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। यानी पहले 2 इसमें प्रश्न दे रखे हैं भाई, 2 नंबर में 2 प्रश्न दे रखे हैं। क्या दे रखा है, सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य, एक तो आपको बताना है सेल का वैद्युत वाहक बल होता क्या है, इसके बाद क्या कहना है किसी वोल्ट मीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता है। यानी भाई 2 नंबर का प्रश्न, भाई 2 प्रश्न इसमें आए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमको तो करना भाई सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है, सेल का वैद्युत वाहक बल। क्या हेडिंग डालना है, सेल का वैद्युत वाहक बल। इसके बाद आपको बताना है भाई सेल का वैद्युत वाहक बल होता क्या है। एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल ई कहलाती है। यानी विद्यार्थियों सेल का जो वैद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है वो एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमाने में, ठीक है, एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेल का वैद्युत वाहक बल समझ में भाई आ गया होगा, आसान है 2-3 बार पढ़ेंगे भाई याद हो जाएगा, तुरंत ही याद होगा, ठीक है। इसके बाद आगे हमारा प्रश्न क्या पूछा था, किसी वोल्ट मीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए क्यों नहीं भाई मापा जा सकता है। तो देखो आप लोगों को उसमें लिखना पड़ेगा, वैद्युत वाहक बल के यथार्थ माप के लिए प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। जो वैद्युत वाहक बल के यथार्थ माप के लिए प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होना चाहिए, परंतु वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता, ठीक है। परंतु क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता, इसलिए वैद्युत वाहक बल यथार्थ मापन वोल्ट मीटर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई आप लोगों को। यानी कि जो वैद्युत वाहक बल के यथार्थ माप के लिए जो प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन भाई पहले बात तो क्या हो गई, जो वैद्युत वाहक बल होगा उसके यथार्थ माप के लिए प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन परंतु जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो अनंत नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, वैद्युत वाहक बल यथार्थ मापन वोल्ट मीटर से नहीं कर सकते हैं। बस इतना आप लोगों को लिख देना है, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब भाई आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो भाई आगे क्या है, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है भाई पीडीएफ प्राप्त करने का, जो मैंने आपको बताया था पीडीएफ आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह वही है, ठीक है। यहाँ पे सूचना लिखा है भाई, और क्या है, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है, यदि आप लोगों को भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं इस वीडियो के अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करें, ठीक है भाई। आपको अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करना है और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपका व्हाट्सअप नंबर पिक कर लूंगा, मैसेज कर दूंगा, और जैसे ही मैं आपके पास मैसेज कर दूं तो भाई आपको वो कमेंट डिलीट भी कर देना है, ठीक है, कि कोई दूसरा ना आपके पास कमेंट कर पाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए भाई कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, मात्र 2 रुपए भाई, मात्र 2 रुपए, मात्र 2 रुपए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी पेमेंट के माध्यम से आप पे करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी माध्यम से आप लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे
यूपीआई पेमेंट से आप लोग क्या करें भाई, 2 रुपये मात्र आपको पे करने पड़ेंगे और आप लोगों को पीडीएफ आराम से तुरंत ही मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई आप लोग देखो, लेकिन क्या है, पेमेंट बच्चों जब ही करना है जब मैं आपसे वॉइस कॉल ना कर दूं, या तो मैं आपसे वॉइस कॉल ना कर लूं, या तो मैं आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग ना भेजूं, तब तक आप लोगों को भाई पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को कुछ भी हाय हेलो का मैसेज कर देना है, बता देना कि सर जी हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। यानी मैं आपके पास हाय हेलो का मैसेज करूंगा, आप इसके बाद आप लोगों को बता देना है कि ये सर जी हमको पीडीएफ चाहिए, ये है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि भाई देखने में भयंकर लग रहा है। क्या लग रहा है? देखने में बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा है। और ये प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 1-2 बार नहीं भाई, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे इसको नहीं करके आते हैं। मेरी ऑफलाइन कोचिंग में भी बहुत काफ़ी सारे बच्चे इस प्रश्न को नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं सर जी इतना बड़ा प्रश्न, वो भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो मैंने कहा अरे भाई इतना बड़ा नहीं है, पहले इसको पढ़ो तो आप लोग भाई। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा कि भाई छोटा प्रश्न है कि बड़ा प्रश्न है काफी आसान। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले बात प्रश्न को पढ़ते नहीं है, ठीक है। प्रश्न को जब पढ़ते नहीं भाई, जब प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो आप लोग उसका उत्तर कैसे देंगे? बस प्रश्न को देख के आप लोग घबरा जाते हैं। भाई घबराना नहीं है यार, आप लोगों को पहले बात पैनिक नहीं होना है। पैनिक का मतलब विद्यार्थियों घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एकदम आप फ्री माइंड से आपको एग्जाम देना है। और आप लोगों को पहले बात अच्छे तरीके से आप प्रश्न को पढ़िए। जब आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे तभी ना तो उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न कह क्या रहा, पहले इसको प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है एम द्रव्यमान तथा क्यों आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, ठीक है। विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर करणी में या रूट में √2QED/m है। तो काफी बच्चे कहेंगे भाई इसको सर जी शुरू हम कहाँ से करें? भैया शुरू हम कहाँ से करें? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है यार। आप लोग कहीं इतना घबरा जाते हैं भाई। तो एम द्वारा जो एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। तो हमको बस यही तो सिद्ध करना है कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2QED/m है, ठीक है। यही तो हमें सिद्ध करना है। तो आप लोग सिद्ध करने वाले पहले सवालों से पहले बात, आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या यहाँ पे लिखना है भाई? आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो विभवांतर, क्या लिखना है? विभवांतर, ठीक है। विभवांतर भाई, विभवांतर डेल्टा वी, ठीक है। विभवांतर डेल्टा वी क्या होता है भाई सबको पता है। विभवांतर डेल्टा वी क्या होता है? ई इंटू डी, ठीक है। विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी होता है, ठीक है। इसके बाद गतिज ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सबको पता है कि नहीं पता है भाई? पेपर आपके आ गए अभी तक नहीं पता है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक्स एनर्जी, ठीक है। के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी, ये हमारा क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो विभवांतर डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी, गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। अब भाई आप लोगों को ये पता होगा कि के बराबर क्या होता है? के बराबर हाफ mv² होता है। नाम सुना है कि नहीं सुना है? नाम नहीं सुना क्या? बताओ बताओ, कमरे में घुस के मारूंगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी, इसके बाद के बराबर क्या होता है? हाफ mv², 1/2, हाफ का मतलब यही हुआ mv², ठीक है। इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई? क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बराबर क्या होता है? डेल्टा वी बराबर यानी विभवांतर बराबर ई इंटू डी होता है। तो यहाँ आपको इसकी जगह क्या लिख देना है? ई इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा? इतना समझ में आ गया कि नहीं भाई? समझ में आ गया, अच्छी बात। अब देखो भाई, इसको v² को आप इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। v² को इधर ही रहने दीजिए। इज इक्वल टू में क्या करिए? 2 को उधर भेज दीजिए, 2 को भाई इधर भेज दिए। क्यू है यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, ई है यहाँ पे ई लिख दीजिए, डी है यहाँ पे डी लिख दीजिए, ठीक है। अब भाई आप लोग देखिए, जो हमारा क्या एम है, एम को आप लोग क्या करिए? इसके नीचे इधर भेज दीजिए। भाई गुणे में इधर आए, कहे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब सब लोगों को बच्चा जानता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट लग जाता है। तो यहाँ पे v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर 2QED/m। इसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ पे रूट लग जाएगा। और विद्यार्थियों यही तो हमें सिद्ध करना था
यही तो हमें सिद्ध करना था भाई। ये देख लीजिए, आपको यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो गया काफ़ी ज़्यादा। देखो इतना सारा है, इतना है, इतना 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 है, बताओ। इतने में आपको 2 नंबर मिलेगा भाई। 2 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें 70 में से 70 नंबर लाने हैं। तो 2 नंबर भी हमारे, अगर 1 नंबर भी हमारा कट रहा है तो बहुत बड़ा होता है भाई। 69 नंबर आ जाएंगे अगर 1 नंबर कट जाएगा। तो भाई 2 नंबर के लिए आपको फुल प्रयास करना है, 100% अपना देना है, ठीक है। 100% आप लोगों को, विद्यार्थियों, प्रयास करना है कि आपका जो नंबर है वो 70 में से 70 नंबर आए और आप एनसीईआरटी वाले भैया का नाम रोशन करे। बस लास्ट में आप लोग क्या लिख देना, प्रूव्ड। क्या लिख देना है, PROVED, ठीक है। लास्ट में आपको प्रूव्ड लिख देना है, बस काम खत्म। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यार प्यार की भाषा है, समझा करो। इसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर टर्मिनल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कह रहा है किसी सेल में विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर, भाई इसके सिरों पे जो विभवांतर होता है उसको हम टर्मिनल विभवांतर करते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर के में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। वैद्युत वाहक बल पर और विभवांतर पर क्या करना है, हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो भाई अंतर, कोई भी अंतर आ जाए, चाहे बायोलॉजी में अंतर आ जाए, चाहे फिजिक्स में अंतर आ जाए, चाहे केमिस्ट्री में अंतर आ जाए, अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो एक तरफ वो लिखिए जिसका अंतर स्पष्ट करना है, दोनों तरफ लिख लीजिए इसका अंतर हमको स्पष्ट करना है। इसके बाद भाई आप लोग ऐसे कुछ बना लीजिए, इसके बाद आप लोग इसका अंतर स्पष्ट कर दीजिए। इसका पहले इसको विद्युत वाहक बल और विभवांतर हमको अंतर स्पष्ट करना, तो हम लोगों ने विद्युत वाहक बल डाल दिया और विभवांतर डाल दिया। इसके बाद देखो क्या लिखा है हमने क्या लिखा भाई, ये एग्जाम में आता है तो बहुत ही आसान भाषा में हम लिख के लाए, ठीक है, आप लोगों को, कि आप लोगों को भाई तैयारी करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। विद्युत वाहक बल सेल के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर से अधिक होता है, ठीक है। जो विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर से अधिक होता है, ठीक है। और जो विभवांतर होता है वो विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है। जो विभवांतर का मान होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, सॉरी अगले प्रश्न की नहीं, इसी अगले अंतर की ओर चलते हैं। भाई 2 नंबर का है तो हम 2 ही अंतर देंगे, ठीक है। ज़्यादा अंतर देने की आपको ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपको देना है, ठीक है। तो अगला अंतर हम विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच क्या अंतर दे देंगे। खुले सेलों में विभवांतर वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। खुले सेलों में जो विभवांतर होता है वो वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और इसमें जो विभवांतर होता है वो खुले सेल में दोनों टर्मिनल के विभव का अंतर विभवांतर होता है, ठीक है। खुले सेलों में दोनों टर्मिनल के विभव का जो अंतर होता है वही विभवांतर होता है। तो भाई 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर के हिसाब से आप लोगों को लिख देना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखते हैं भाई, 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह, यानी एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, और जब यह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, और जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, और यह जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, ठीक है, अनुदिश हो, तब आप लोगों को लिखना है। तो भाई देखो यहाँ पे उत्तर नंबर डाल के आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है भाई, जब क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। तो भाई क्षेत्र के अनुदिश जब होगा तो वो सरल रेखी होगा, ठीक है। जब क्षेत्र के अनुदिश भाई होगा तो वो क्या होगा, सरल रेखी होगा। और जब विद्यार्थी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, जब क्षेत्र के लंबवत होगा तो बच्चों वो परवलयाकार होगा। क्या होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। कण क्या होगा, कण की प्रकृति जो होगी वो परवलयाकार होगी, ठीक है। एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखना है जब ये कहा हो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो। जब यह विद्यार्थी जब वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा तो क्षेत्र की जो अनुदिश होगी वो सरल रेखी होगी, ठीक है। जो की प्रकृति होगी किसकी, कण के पथ की जो प्रकृति होगी वो क्षेत्र के अनुदिश और सरल रेखी होगी। अब जो विद्यार्थी जो कण के पथ के प्रकृति होगी जब क्या होगा, जब यह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो क्या होगा, क्षेत्र के लंबवत परवलयाकार होगी, ठीक है। क्षेत्र के लंबवत परवलयाकार होगी। इसके बाद विद्यार्थी जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो क्या होगा, क्षेत्र के लंबवत वृत्ताकार, ठीक है। तो जो कण के पथ की प्रकृति होगी वो क्षेत्र के लंबवत
वृत्ताकार होगी। ठीक है, छेद की लंबावत वृत्ताकार होगी। अब लास्ट में कह रहा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। भाई जब या तो चुंबकीय क्षेत्र हो या तो वैद्युत क्षेत्र हो के अनुदिश हो, तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो या तो वैद्युत क्षेत्र की हो, यहाँ पे इसको ना लिखिए चाहे आप, क्षेत्र के अनुदिश सरल रेखी होगी। ठीक है, क्षेत्र के अनुदिश सरल रेखी होगी, बस यही वाला आपको उठा के यहाँ पे लिख देना है, बस यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। भाई आप लोग इसको जरूर से जरूर 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनको आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भाई तैयार कर लो, ताकि एनसीईआरटी वाले भैया का भैया नाम रोशन हो सके। ठीक है, एक और गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी लास्ट तक अंतिम तक अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को वॉच किया है, इस वीडियो को देखा है, तो आप लोग जानते हो, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग को क्या करना है, ताकि मैं जान जाऊंगा कि कौन कौन विद्यार्थी एक्टिव है इस समय, कौन कौन विद्यार्थी इस समय पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना है आई लव माई इंडिया। क्या कमेंट करना है? आई लव माई इंडिया, INDIA। ठीक है, इतना अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया, और आप इमोजी कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो मैं सोचूं क्या, मैं जान जाऊंगा कि कौन कौन विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। ठीक है, और लकी विद्यार्थी को मैं रिजल्ट वाले दिन गिफ्ट भी देने जा रहा हूं, तो भाई बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, आप लोगों को इस चैनल से जुड़े रहना है, और रिजल्ट वाले दिन आप लोगों को लाइव आकर बताना है कि गुरुदेव मेरे नंबर इतने आए, तो आपको गुरुदेव आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर से जरूर 100% देंगे। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल।